नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कोशिका और कोशिका के प्रकार तथा कोशिका के विभिन्न अंगों को विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ा था। दोस्तों, आज का नया टॉपिक है हमारा कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। दोस्तों, आज हम कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने बोर्ड पर लिख दिया है कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। जब लिख दिया है तो पढ़ाएंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, कोशिका विभाजन के लिए आमतौर पर एक गलत धारणा होती है कि कोशिका विभाजित होकर नष्ट हो जाती है। एक गलत बात है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जबकि कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका विभाजित होकर, किस प्रकार से, एक कोशिका विभाजित होकर दो बराबर कोशिकाओं को जन्म देगी। इसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। और जो दो कोशिकाएं को जन्म देती है उनके लक्षण अपनी मातृ कोशिका जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है उसके समान होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोशिका विभाजन को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है नर और यहाँ पर लिख दिया है मादा। दोस्तों, अगर हम कहें कि लड़का को विज्ञान की भाषा में नर बोलते हैं और लड़की को विज्ञान की भाषा में मादा बोलते हैं, तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर नर का मतलब ही होता है पुरुष और मादा का मतलब होता है महिला, अर्थात नर का मतलब होता है लड़का और मादा का मतलब होता है लड़की। नर का मतलब होता है छोकरा, मादा का मतलब होता है छोकरी। इस प्रकार से हम अंतिम रूप से कह सकते हैं कि नर कौन होता है, मेल, मादा कौन होती है, फीमेल। अर्थात लड़के को जो विज्ञान की भाषा में नर ही बोलते हैं और लड़की को विज्ञान की भाषा में मादा बोलते हैं। इस बात को गांठ बांध कर रख लेना है। दोस्तों, अब एक बात यहां पर हम समझते हैं कि नर के अपने लैंगिक अंग पाए जाते हैं और मादा के भी अपने लैंगिक अंग पाए जाते हैं। नर में जो लैंगिक अंग पाए जाते हैं उन्हें हम नर लैंगिक अंग बोलते हैं और मादा में जो लैंगिक अंग पाए जाते हैं उन्हें हम मादा लैंगिक अंग बोलते हैं। अब लैंगिक अंग क्या होते हैं, इस बात को समझने के लिए हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं प्रजनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें इस बात को डिटेल से समझेंगे। अभी इतना समझ लो कि नर के अपने अर्थात पुरुष के अपने सेपरेट लैंगिक अंग होते हैं और मादा के एक अपने सेपरेट लैंगिक अंग होते हैं। इस प्रकार से नर के लैंगिक अंगों में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नर युग्मक है। और इसी प्रकार मादा के लैंगिक अंगों में भी एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मादा में भी मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक। तो इस प्रकार से लैंगिक अंगों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, नर युग्मक का निर्माण हुआ और इस नर युग्मक को नाम देते हैं शुक्राणु अर्थात स्पर्म। और मादा के लैंगिक अंगों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण हुआ और इस मादा युग्मक को नाम देते हैं अंडाणु अर्थात ओवम। इतनी सी बात समझ में आ रही है। दोस्तों, अब अर्धसूत्री विभाजन का मतलब समझते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इस प्रकार से नर में 46 और मादा में भी 46 गुणसूत्र होंगे। दोस्तों, और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि अर्ध का मतलब है आधे, सूत्र का मतलब गुणसूत्र, अर्थात गुणसूत्र कितने रह जाएंगे,
आधे रह जाएंगे। इसी प्रकार से मादा में भी अर्ध का मतलब आधे और सूत्र का मतलब गुणसूत्र, अर्थात गुणसूत्र कितने रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से नर से जो नर युग्मक बना है उसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हुई है, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है आधी रह जाएगी 46 से 23। ठीक इसी प्रकार इसमें भी आधी रह जाएगी, क्योंकि गुणसूत्र जो आधे हुए हैं वह अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हुए हैं। यहाँ पे भी 46 से 23 हो जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है। नर में कौन सा युग्मक बनता है, नर युग्मक, उसको नाम देते हैं शुक्राणु। मादा में कौन सा युग्मक बनता है, मादा युग्मक, उसको नाम देते हैं अंडाणु। अर्थात यहां तक नर युग्मक और मादा युग्मक बन गए हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही नर और मादा पुरुष या महिला संभोग की क्रिया करते हैं तो इस संभोग की प्रक्रिया के दौरान उनके नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनको मिलाकर दिखा दिया है कि यहां पर शुक्राणु और अंडाणु मिल गए हैं, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए हैं। जैसे ये 23 और 23 गुणसूत्र मिल जाते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या पुनः कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो इसको नाम देते हैं युग्मनज और इंग्लिश में नाम देते हैं जाइगोट। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु किस स्थान पर मिलते हैं, तो उस स्थान का नाम है अंडवाहिनी। क्या है, अंडवाहिनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और एक बात और समझना है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को ही हम निषेचन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, निषेचन के नाम से। इस प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु मिल गए, इसी प्रक्रिया को हम निषेचन बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार से 23 और 23 गुणसूत्र कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो इस प्रकार से यह एक कोशिका वाला जीव है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, अर्थात यह अपनी ऐसी क्षमता रखता है जो मनुष्य बनने की पूरी क्षमता रखता है, जिसको नाम हम क्या देते हैं, युग्मनज, इंग्लिश में कहेंगे जाइगोट। दोस्तों यहां तक समझ में आया है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए, कमेंट करके अवश्य बताना कि यहां तक कोई डाउट हो, तो अगले लेक्चर में इस डाउट को पूरा किया जाएगा। नर युग्मक मादा युग्मक मिले, जब युग्मक युग्मक मिले तो क्या बना, युग्मनज मिला। 23 गुणसूत्र मिले तो क्या बन गया, 46 गुणसूत्र बन गया। मिलते किस स्थान पर हैं, अंडवाहिनी, इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब। अब अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है, इसको आगे वाले टॉपिक में समझेंगे। दोस्तों अब क्या होता है कि ये एक कोशिका होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और इस युग्मनज या जाइगोट के अंदर इतनी क्षमता होती है कि यही एक नए इंसान को, नए बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखता है। इस बात को समझिए, हमने यहां पर अर्धसूत्री विभाजन समझा था। अर्धसूत्री विभाजन में क्या हुआ था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी रह जाती है। लेकिन अब हम यहां से इस पॉइंट से समसूत्री विभाजन को समझेंगे। दोस्तों यहां पर समसूत्री, सम का मतलब होता है समान, सूत्र का मतलब होता है गुणसूत्र, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, समान रहेगी, कोई परिवर्तित नहीं रहेगी। क्योंकि एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं तो बनाएंगी, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहेगी, अपनी मात्र कोशिका से समान ही रहेगी, अर्थात 46 ही रहेगी। एक कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों, जब एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं को जन्म देती है तो इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं, इन कोशिकाओं को हम संतति कोशिका बोलते हैं। अर्थात ए वाली कोशिकाएं इसकी संतान हैं, इसलिए हम इसे संतति कोशिकाएं
बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। दोस्तों, और जो कोशिका विभाजित होकर ये दो कोशिकाओं को जन्म देती है, उस कोशिकाओं को नाम देते हैं हम मातृ कोशिका। क्या नाम देते हैं? मातृ कोशिका। और इंग्लिश में बोलेंगे मदर सेल। क्या बोलेंगे? मदर सेल। अब ये कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं को जन्म दे चुकी है। यहां पर दो नई कोशिकाएं जन्म दे चुकी हैं। क्योंकि ये समसूत्री विभाजन हुआ है, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। अब ये दो कोशिकाएं फिर विभाजित होंगी, इनमें समसूत्री विभाजन फिर होगा, तो इस प्रकार से दो कोशिकाओं से कितनी बन जाएंगी? 4 कोशिकाएं बन जाएंगी और गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। क्योंकि यहां से अब प्रारंभ आगे तक रहेगा, उसे हम समसूत्री विभाजन कहेंगे। कौन सा विभाजन कहेंगे? समसूत्री विभाजन। इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4 कोशिका और 4 से फिर 8 कोशिकाएं बनती हैं। और इस प्रकार से समसूत्री विभाजन होता रहता है। और समसूत्री विभाजन जिस प्रकार से होता रहता है, 8 कोशिका से फिर 16 कोशिकाएं हो जाएंगी विभाजित होकर। 16 कोशिका से 16 32 में बन जाती हैं, 16 कोशिका से 32 हो जाती हैं, फिर विभाजित होकर 32 से 64 और 64 से 128। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां से समसूत्री विभाजन होता है युग्मनज या जाइगोट से। एक कोशिका 2 में विभाजित, 2 4 में विभाजित, 4 8 में विभाजित, 8 16 में, 16 32 में, 32 64 में और 64 128 में, 128 256 में, 256 512 में, 512 1024 में और 1024 इस प्रकार से 2048 में, 2048 4096 में इस प्रकार से विभाजित होती रहेंगी। और विभाजित होती रहेंगी तो कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी, और कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा अंग तंत्र बनाते हैं। और सभी अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? एक शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कोशिका विभाजन होता रहेगा और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे ही 128 से अधिक कोशिकाएं हो जाती हैं, तो 128 से अधिक कोशिकाएं हो जाती हैं तो उसी को हम भ्रूण कहते हैं। और यह भ्रूण कहां पर होता है? मां के गर्भ में होता है। दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है कि नर और मादा जैसे इन्होंने संभोग की क्रिया की तो इनके नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। और शुक्राणु और अंडाणु जैसे ही मिलते हैं तो इस प्रकार से युग्मनज या जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट कहां पर बनता है? तो उस स्थान को हम कहते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। यह स्थान मादा में स्थित होता है, मादा के लैंगिक अंगों में स्थित होता है। और इस प्रकार से अंडवाहिनी में युग्मनज बन गया और वहां से कोश का विभाजन स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से एक कोश का विभाजित होकर 2 बनाएंगी, 2 4 बनाएंगी, 4 8 बनाएंगी और इस प्रकार से 8 16 बनाएंगी, 16 32 32 64 128। इस प्रकार से भ्रूण जैसे 128 से अधिक कोशिकाएं हो जाती हैं उसको हम नाम देते हैं भ्रूण देते हैं। और यह भ्रूण अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब से स्थानांतरित होकर कहां पर आ जाता है? मां के गर्भ में आ जाता है। इस बात को याद रखना है। कहां पर आ जाता है? मां के गर्भ में आ जाता है। और भ्रूण जैसे ही मां के गर्भ में आ गया, भ्रूण का मतलब क्या होता है? केवल कोशिकाओं का एक समूह ही भ्रूण कहलाता है। क्या होता है? कोशिकाओं का एक समूह ही भ्रूण कहलाता है। और जैसे ही भ्रूण यहाँ पर माँ के गर्भ में रहता है और माँ के गर्भ में 9 माह तक यह भ्रूण रहेगा, तो यही भ्रूण या कोशिकाओं का समूह अपने पूरे अंग विकसित कर लेगा। 9 माह में पूरे अंग विकसित कर लेगा। वो हाथ को बना लेगा, दोनों हाथ को, दोनों पैर को बना लेगा, हृदय को बना लेगा, लीवर को बना लेगा। इस प्रकार से जितने भी किडनी, मस्तिष्क, जितने भी अंग होते हैं, यही भ्रूण में कोश का विभाजन होता रहेगा। कौन सा कोश का विभाजन होता रहेगा? इसमें समसूत्री कोश का विभाजन। यहां से
से प्रारंभ हुआ था समसूत्री कोश का विभाजन, और समसूत्री विभाजन होता रहेगा और भ्रूण में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। जब कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक, ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग, अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यह 9 माह तक मां के गर्भ में रहेगा और मां के गर्भ में ही पोषण प्राप्त करेगा, वहीं पर भोजन की प्राप्ति होगी दोस्तों। और इस प्रकार से यह कोश का विभाजन यहाँ पर होता रहेगा, कोश का विभाजन होता रहेगा। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि मां के गर्भ में अगर कोई भ्रूण है तो उसके 9 माह बाद उसकी डिलीवरी करा लीजिए, क्योंकि एक भ्रूण 9 माह बाद पूरी तरह से शिशु में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसके पूरे अंग विकसित हो जाते हैं, हाथ बन जाते हैं, पैर बन जाते हैं, मस्तिष्क, हृदय, सभी अंग पूर्ण रूप से 9 माह में बन जाते हैं। और कई लोग क्या है कि 9 माह बाद आते हैं, 9 माह बाद जिसका जन्म होता है ना, वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है, दैत्य प्रवृत्ति का होता है। जैसा कि आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में दुर्योधन का जन्म जो हुआ था वो 15वें माह में हुआ था, 15वें माह में, और वो पूरे शिशु के रूप में नहीं हुआ था, केवल कोशिकाओं का एक समूह के रूप में हुआ था। फिर इनकी माता, दुर्योधन की माता और पिता अपने कुलगुरु के पास जाते हैं, वे इसका सॉल्यूशन बताते हैं। फिर वे एक मटके के अंदर इन कोशिकाओं के समूह को 100 टुकड़ों में काट देते हैं और 100 टुकड़ों को सभी 100 मटकों में रख देते हैं, और उस मटके में क्या कर देते हैं, एक गर्भ जैसा वातावरण देते हैं, जिससे एक कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़ों से 100 टुकड़ों से 100 बच्चों का जन्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से बताया जाता है, एक काल्पनिक कहानी है, हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से 9 माह बाद पूरा शिशु बन जाएगा, और यह शिशु 9 माह बाद क्या कर लेगा, जन्म ले लेगा, अर्थात यहाँ पर बच्चे का जन्म हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि बच्चे का जन्म हो जाता है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि यही बच्चा फिर बड़ा हो जाता है और 14-15 साल की उम्र में, 13-14-15 साल की उम्र में यह बच्चा किशोर कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है, किशोर कहलाने लगता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि यह बच्चा 18 साल की उम्र में आता है तो यह 12th पास कर लेता है और 18 साल कॉलेज जाने लगता है, और यहाँ पर ये वयस्क अवस्था कहलाने लगता है, अर्थात यह वोट देने योग्य हो जाता है, मतलब इसकी वोटर आईडी बन जाती है। जैसे यह वयस्क हुआ और वयस्क होने के पश्चात 25-26 साल की उम्र में इसकी शादी हो जाती है, इसके बीवी आ जाती है, बीवी के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो शादीशुदा लोग होते हैं उनकी बहुत विडंबना होती है, पति की बहुत विडंबना होती है। क्योंकि पति को रात भर तो उनके मच्छर खून चूसता है और दिन भर उसकी बीवी खून चूसती है। तो इस बात को याद रखना है दोस्तों। जैसे ही यह वंश के बाद शादी हो जाती है, इसके बीवी बच्चे हो जाते हैं, इस प्रकार से फिर यह 50-60 की उम्र में वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है और 70 की उम्र में लगभग इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लैंगिक अंगों में अर्धसूत्री विभाजन, केवल अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, लैंगिक अंगों में होता है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक, मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। किसका होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। पूछा जाए कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन केवल लैंगिक अंगों में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन युग्मनज या जाइगोट की अवस्था से प्रारंभ होकर यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे ही बच्चा बड़ा हो रहा है, मतलब उसकी शरीर की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है तो इस प्रकार से बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बच्चे का जन्म हुआ, किशोर अवस्था में पहुंचा, बच्चा मतलब बड़ा हो रहा है, मतलब कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, और कोशिकाएं विभाजित होकर लाखों अरबों की संख्या में अपनी संख्या बढ़ा रही हैं। तो इस प्रकार से वयस्क हुआ, वयस्क होने के पश्चात उसकी शादी हुई, और इस प्रकार से 50-60 की उम्र में वो वृद्ध हो गया, और वृद्ध होने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट को समझिए,
जैसे ही इस इंसान की मृत्यु होती है तो इससे पहले वो अपने बच्चे को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार से यह मृत्यु होने से पहले अपने वैवाहिक जीवन में यही प्रक्रिया करते हैं। यह एक पुरुष होता है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बताई थी कि इसकी शादी हो जाती है तो इसकी बीवी आ जाती है। तो इस प्रकार से नर और मादा हो जाते हैं, और नर और मादा फिर क्या करते हैं कि इनके लैंगिक अंगों में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। उसी प्रकार से उसकी बीवी में भी क्या होता है, लैंगिक अंगों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जब शुक्राणु और अंडाणु अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो इस प्रकार से फिर युग्मनज जायगोट बनता है और यह भी एक बच्चे को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसकी मृत्यु हो गई उससे पहले इसने क्या दे दिया, बच्चे को जन्म दे दिया। मतलब इस प्रकार से जाइगोट बनाया और कोश का विभाजन होगा, और कोश का विभाजन के फलस्वरूप बच्चे को जन्म दे जाएगा। बच्चे को जन्म देने के बाद इसकी मृत्यु होगी और यही साइकिल चलती रहती है। कोई भी इंसान जब उसकी मृत्यु होती है तो अपने वो वैवाहिक जीवन में क्या कर देता है, अपने वैवाहिक जीवन में इस प्रक्रिया के दौरान, संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान एक नए बच्चे को जन्म दे जाता है। और यह सभी जीवों में होता है। वह मृत्यु से पहले क्या दे जाता है, एक नए बच्चे को जन्म दे जाता है, जिससे उस जीव की प्रजाति कभी भी नष्ट नहीं होती है, विलुप्त नहीं होती है। इसलिए यह प्रक्रिया भगवान ने इसलिए बनाई है कि जिससे एक नए इंसान को जन्म दिया जाए। तो मृत्यु से पहले अपने वैवाहिक जीवन में एक नए इंसान को जन्म दे सको। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया है। अब हम पूछते हैं कि समसूत्री विभाजन जीवन पर्यंत उसके जीवन में चलता रहता है लास्ट तक। अब हम देखते हैं कि यही होता है कोश का विभाजन। यहां पर ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ है और यहां पर ये समसूत्री विभाजन हुआ है। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कोश का विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। कोश का विभाजन का मतलब ही होता है एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं को जन्म देगी, दो नई कोशिकाएं विभाजित होकर चार नई कोशिकाओं को जन्म देंगी, चार नई कोशिकाएं विभाजित होकर 8 को, 8 16 को, 16 32 को, 32 64 को, इस प्रकार से विभाजित होती रहेंगी और हमारे शरीर में कोशिका की वृद्धि होती जाएगी। और कोशिकाओं की वृद्धि होती जाएगी मतलब हमारे शरीर में वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन की परिभाषा क्या होती है। यहां पर डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन। दोस्तों अगर एक सरल डेफिनेशन की बात करें, सरल परिभाषा की बात करें कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन से तात्पर्य एक ऐसी कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं के निर्माण से होता है। कोशिका विभाजन से तात्पर्य एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं के निर्माण से होता है। एक ऑथेंटिक, एक सरल परिभाषा हो सकती है। हमने कहा कि कोशिका विभाजन से तात्पर्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं के निर्माण से होता है। तो हम यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवश्यक क्यों होता है कोशिका विभाजन। यह कोशिका विभाजन मानव जीवन में या किसी भी जीव के जीवन में यह इतना आवश्यक क्यों है। तो जैसे कि हमने बताया कि शारीरिक वृद्धि के लिए, जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो उसमें कोशिका विभाजन होती रहती हैं और उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और उसके शरीर की वृद्धि होती जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर भी देखा था कि एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बन गई और अनेक कोशिका बनकर इस प्रकार से एक मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार से उसकी शरीर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर भी शारीरिक वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक होता है। दोस्तों दूसरा होता है अंगों की वृद्धि के लिए। छोटे में हमारी छोटी सी नाक होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं और इस प्रकार से छोटी छोटी उंगली होती हैं। और जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंगों की वृद्धि होती जाती है, बड़ी उंगली हो जाएंगी, नाक भी बड़ी हो जाएगी, किसी की नाक तो ऐसी बिल्कुल चपटी बड़ी सी हो जाएगी और इस प्रकार से देखते हैं हमारा सिर भी बड़ा हो जाएगा। तो अंगों की वृद्धि हो जाती है कोशिका विभाजन की फलस्वरूप। दोस्तों तीसरा आता है मृत कोशिकाओं की पूर्ति के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक
होता है। हमारे शरीर में कई कोशिकाएं मरती रहती हैं और कई कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं को जन्म देती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो कोशिकाएं मृत हुई हैं वह जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसकी क्षतिपूर्ति करती रहती हैं। और अगला होता है घाव का भरना, अर्थात कोशिका विभाजन आवश्यक होता है घाव के भरने के लिए। मान लीजिए हमारे यहाँ चोट लग जाती है, यहाँ पर हमारी क्या लग गई, चोट लग गई। चोट लग गई तो आसपास की कोशिकाएं क्या करेंगी, चोट लग गई मतलब यहाँ की कोशिकाएं की क्षति हो गई, यहाँ की कोशिकाओं की क्या हो गई, क्षति हो गई, मतलब नुकसान हो गया यहाँ की कोशिकाओं का। तो आसपास की कोशिकाएं क्या करेंगी, कोशिका विभाजन करेंगी, अपनी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनाएंगी, दो से चार बनाएंगी और इस प्रकार से आसपास की कोशिकाएं नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। और जन्म देती हैं तो यहाँ पर जो कोशिकाओं, चोट वाले स्थान पर जो घाव हुआ था और घाव वाले स्थान पर जो कोशिकाओं का नुकसान हुआ था, उस नुकसान की क्षतिपूर्ति आसपास की कोशिकाएं कोशिका विभाजन करके करती हैं और आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद घाव भर जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझते हैं। जैसा कि आपकी कभी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर आपको उसमें प्लास्टर कर देते हैं और आप देखते हैं कुछ दिनों बाद आपकी हड्डी जुड़ जाती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर दे देते हैं जिससे कोशिका विभाजन अधिक जल्दी हो और अधिक मात्रा में हो, जिससे आपकी हड्डी फिर से जुड़ जाए। दोस्तों इस प्रकार से आप देखते हैं कि मस्तिष्क में आपकी कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हेलमेट लगाइए, क्योंकि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। एक बार अगर मस्तिष्क की कोशिकाएं डैमेज हो गई, उनको नुकसान हो गया, तो वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा, अर्थात नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी और नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो जो डैमेज कोशिकाएं उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। दोस्तों इस प्रकार से कहते हैं कि हेलमेट लगाइए, क्योंकि एक बार मस्तिष्क में चोट पहुंच गई तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारे लीवर में, हमारे जो यकृत होता है, लीवर होता है, उसमें कोशिका विभाजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे ही आपका लिवर डैमेज होता है, जब लिवर डैमेज होता है तो उसकी मतलब कुछ कोशिकाओं को नुकसान पहुंच गया है, कुछ कोशिकाएं खराब हो गई हैं और जो अन्य कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर उन नुकसान हुई कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति कर देती हैं। इस प्रकार से डॉक्टर को एक लिवर टॉनिक पकड़ा देगा आपको और वो हमारा लिवर कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से यही होता है कोशिका विभाजन। तो सरल शब्दों में हम समझते हैं कि कोशिका विभाजन का मतलब क्या है, तो आप इस बात को बिल्कुल नकार दीजिए। कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि ये कोशिका विभाजित होकर नष्ट हो जाती है, एक कोशिका विभाजन नहीं होता है, बल्कि एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं को जन्म देती है। क्यों आवश्यक होता है? इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं की आवश्यकता होती है शारीरिक वृद्धि के लिए, इसलिए कोशिका विभाजन आवश्यक होता है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।